कहानी की शुरुआत होती है आयरन मैन की यादों से। उसे सन 1999 की वो पार्टी याद आती है जिस पार्टी में वो एक लड़की से मिला था जिसका नाम था माया हैंसन। माया हैंसन टोनी स्टार्क को बताती है कि उसने एक ऐसा इलाज ढूंढा है जिससे फिजिकली चैलेंज लोगों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है और इसका नाम होता है एक्सट्रीमिस। तभी लिफ्ट में इनके पास एल्ड्रिच नाम का एक साइंटिस्ट आता है जो खुद भी फिजिकली चैलेंज्ड होता है। वो इन दोनों को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है पर टोनी स्टार्क उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। वो कहता है कि तुम छत पर जाओ, मैं जल्दी तुम्हारे पास आता हूँ। टोनी स्टार्क माया हैंसन के साथ फ्लर्ट करने चला जाता है और एल्ड्रिच छत पर उसका इंतजार करता रहता है पर टोनी स्टार्क उससे मिलने के लिए नहीं आता। कहानी प्रेजेंट डेज में आती है यानी कि सन 2012 में, जहाँ पर टोनी स्टार्क बताता है कि पहले मैं एक अलग इंसान था पर अब मैं बदल चुका हूँ। टोनी स्टार्क यहाँ पर आयरन मैन के एडवांस सूट बना रहा होता है जिसके लिए वो अपने हाथ के अंदर माइक्रो रिपीटर्स डालता है ताकि जब चाहे वो अपने सूट को अपने पास बुला सके और जब वो एक खास एक्शन करता है तो उसका सूट अपने आप ही उसकी बॉडी में फिट हो जाता है। पर आयरन मैन दिमागी तौर से पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, उसे इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो गई है। वो कई घंटों से सोया नहीं है और इसका कारण होता है कि आज से 7 महीने पहले जब उसने एवेंजर्स के साथ मिलकर चित्तौरी सेना से जंग लड़ी थी जिसमें उसकी और उसके साथियों की जान जाते जाते बची थी, वो सब यादें उसके दिमाग में अभी भी होती है जिससे उसे पैनिक अटैक्स आते हैं, उसके दिमाग में स्ट्रेस होता है और यही कारण होता है कि उसे अब नींद भी नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ एल्ड्रिच जो सन 1999 में टोनी स्टार्क से एक पार्टी में मिला था जहां टोनी स्टार्क ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था, वो पेपर से मिलने आता है जो टोनी स्टार्क की कंपनी की सीईओ और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। दरअसल पेपर और एल्ड्रिच किसी ज़माने में साथ काम किया करते थे। जब पेपर एल्ड्रिच को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। वो पहले से जवान दिख रहा होता है, साथ ही पहले वो लंगड़ा कर चलता था पर अब वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर वो पेपर को बताता है कि उसकी और उसकी टीम एक आइडिया पर काम कर रही है जिसका नाम है एक्सट्रीमिस, जिसमें हम इंसान के दिमाग में घुसकर उसके डीएनए को पहले से भी इम्प्रूव कर सकते हैं। वो पेपर को इसका डेमो भी दिखाता है। वो कहता है कि आज से 13 साल पहले मैंने टोनी स्टार्क को ये ऑफर किया था कि वो हमारी टीम के साथ मिलकर काम करे पर उसने मना कर दिया था। तुम उसकी कंपनी की नई सीईओ, हम मिलकर काम कर सकते हैं। पेपर कहती है जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ तुम सुपर सोल्जर्स बनाना चाहते हो जिसके लिए मैं और टोनी कभी भी राजी नहीं होंगे और वो एल्ड्रिच को मना कर देती है। वहीं पेपर के बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो पहले आयरन मैन का बॉडीगार्ड था, जो आयरन मैन का दोस्त भी है। वो एल्ड्रिच के साथ आए उसके बॉडीगार्ड का पीछा करता है जो किसी ड्रगिस्ट को नशीला पदार्थ देता है और जब वो उसे लेता है तो उसका चेहरा लाल होना शुरू हो जाता है और उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे पेपर का बॉडीगार्ड हैप्पी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। पर वो देखता है कि एल्ड्रिच का बॉडीगार्ड जो इसी धमाके में जख्मी हुआ था उसकी बॉडी से आग निकल रही होती है पर वो पूरी तरह से ठीक होता है और वो उसके सामने यहाँ से निकल जाता है। आयरन मैन को जब पता चलता है कि हैप्पी एक ब्लास्ट में जख्मी होकर कोमा में चला गया, जिस ब्लास्ट के पीछे एक बहुत बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लीडर मैंड्रिन है, टोनी गुस्से में मीडिया के सामने मैंड्रिन को धमकी देता है। वो कहता है कि तुम्हारी मौत हो चुकी है, अब बस मैं तुम्हारी लाश लेने के लिए आ रहा हूँ, अगर तुम सच में मर्द के बच्चे हो तो आ जाओ। और वो उसे अपना पता बता देता है। रात को टोनी स्टार्क के घर पर माया हैंसन आती है। ये वही लड़की है जो सन 1999 में उसे एक पार्टी में मिली थी। यहाँ टोनी के घर पर उसकी गर्लफ्रेंड पेपर भी होती है और तभी टोनी के घर पर मिसाइल से हमला होता है। टोनी पेपर और माया हैंसन की जान बचाने के लिए आयरन मैन सूट को, जिसे वो खुद पहन सकता था, उसे पेपर को पहना देता है और कहता है कि माया को लेकर यहाँ से जाओ। वो दोनों सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। टोनी स्टार्क यहाँ ऊपर खाई से नीचे गिरने वाला होता है कि वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से अपने आयरन सूट को वापस मंगवा लेता है। उसकी बॉडी में आयरन मैन सूट फिट हो जाता है और वो नीचे समंदर में गिर जाता है। दुश्मनों को लगता है कि टोनी स्टार्क मर गया, इसीलिए सब वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन टोनी स्टार्क जिंदा होता है। वो समंदर से निकल जाता है पर जख्मी होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसका सूट ऑटो पायलट पर होता है और जब उसे होश आता है तो उसके सूट की पावर लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाती है जिस वजह से उसका आयरन मैन सूट क्रैश हो जाता है। ये बहुत ही ठंडी जगह होती है और इस ठंड में वो अपने सूट को घसीटता हुआ एक घर तक पहुँचता है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक बच्चा आता है जिसका नाम हार्ली होता है। वो पहचान जाता है कि ये आयरन मैन है। वो उसे न्यूज़पेपर में वो खबर दिखाता है जिसमें पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन मारा जा चुका है। अब टोनी स्टार्क जिस गांव में पहुंचा होता है, इस गांव में मैंड्रिन ने बहुत सारी वारदातें की होती है और टोनी स्टार्क इस बारे में रिसर्च भी कर रहा था, इसीलिए उसके ऑटो पायलट ने उसे इस जगह लाकर छोड़ दिया था। वो देखता है कि यहाँ पर मैंड्रिन ने बहुत सारे धमाके किए और ये धमाके ठीक उसी तरह के होते हैं जिस तरह के धमाके में उसका दोस्त हैप्पी जख्मी हुआ था। सरकार को इन धमाकों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा होता पर बाद में जब एक लड़की टोनी स्टार्क के ऊपर हमला करती है जो एल्ड्रिच के लिए काम करती है तो टोनी स्टार्क समझ जाता है कि जितने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं वो इसी तरह के सुपर सोल्जर्स की वजह से हो रहे हैं जो कि एक ह्यूमन बॉम्ब है। टोनी स्टार्क उस लड़की को मार देता है। साथ ही यहाँ पर एल्ड्रिच का बॉडीगार्ड भी आता है जिसका पीछा करते हुए हैप्पी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। टोनी स्टार्क उसे बेहोश कर देता है और अब टोनी स्टार्क को मैंड्रिन की लोकेशन का पता चल जाता है। वो फ्लोरिडा में होता है। टोनी स्टार्क वहाँ पहुँच जाता है। हालांकि उसके पास उसका आयरन मैन सूट नहीं है, लेकिन घर के वेस्ट मटेरियल से उसने यहाँ पर बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स बनाए होते हैं जिस वजह से वहाँ पर सबको मारकर वो मैंड्रिन तक पहुँच जाता है और वो देखता है कि मैंड्रिन एक डरपोक इंसान है। वो उसे पूछताछ करता है
और आयरन मैन को पता चलता है कि वो एक एक्टर है, मैंड्रिन नाम का कोई आतंकवादी है ही नहीं। ये एल्ड्रिन किलियन की बनाई हुई एक कठपुतली है जिसे वो लोगों के सामने पेश करता है, जो सारे बम धमाकों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि एल्ड्रिच है। इसके बाद टोनी स्टार्क की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो बंदी है। उसके सामने माया हैंसन है। टोनी स्टार्क को पता चलता है कि माया हैंसन, जिसने एक्सट्रीमिस्ट बनाया था, वो एल्ड्रिच के साथ मिलकर पिछले 13 सालों से काम कर रही है और उसी की वजह से एल्ड्रिच की जो डिसेबिलिटी थी, जो उसे चलने में प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरह से ठीक हो गई। पर टोनी स्टार्क उसे कहता है कि तुम्हारा एक्सट्रीमिस्ट पूरी तरह से तैयार नहीं है, लोगों की इससे जान जा रही है, मैंने लोगों को मरते हुए देखा है। एक्सट्रीमिस्ट लेने के बाद लोग लावे की तरह गर्म हो जाते हैं और वो फट जाते हैं। मैं जिस माया को जानता था वो तुम नहीं हो, उसका ज़मीर था, वो लोगों की मदद करना चाहती थी, देखो तुम क्या बन गई हो। तभी यहाँ पर एल्ड्रिच आ जाता है और वो टोनी स्टार्क को बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट हमारे कब्जे में है, हमने उसे एक्सट्रीमिस्ट दिया है और अगर तुमने एक्सट्रीमिस्ट की कमियों को दूर करने में हमारी मदद नहीं की तो तुम पेपर पॉट को खो दोगी। यहाँ पर माया टोनी स्टार्क की बातों से पूरी तरह से बदल जाती है और वो एल्ड्रिच को कहती है कि टोनी स्टार्क को छोड़ दो, नहीं तो मैं अपने आप को मार दूंगी और तुम्हारा रिसर्च बीच में ही रुक जाएगा। लेकिन एल्ड्रिच उसे ही गोली मार देता है। इसके बाद एल्ड्रिच उस जगह जाता है जहाँ पर उसने कर्नल जेम्स को, जो कि आयरन मैन का दोस्त है, जिसके पास आयरन मैन का सूट है, इस सूट का नाम पहले वॉर मशीन था पर यूएस आर्मी ने इसका नाम बदलकर आयरन पैट्रियट आर्मर रख दिया। एल्ड्रिच चाहता है कि जेम्स उसके अंदर से बाहर आ जाए ताकि उसे सूट मिल जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा होता, इसीलिए वो उस सूट को अपनी शक्ति से गर्म करना शुरू कर देता है। जेम्स को बाहर आना पड़ता है और अब एल्ड्रिच के पास भी आयरन मैन सूट है। वहीं टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है, उसने अपना सूट पूरी तरह से रिपेयर करके घर पे चार्ज करने के लिए लगाया होता है और अब उसका सूट चार्ज हो चुका है, इसीलिए वो अपनी नई एडवांस टेक्नोलॉजी से अपने आयरन मैन सूट के हाथ को बुला लेता है, जिससे वो कैद से आज़ाद हो जाता है। इसके बाद उसके सूट के सभी हिस्से यहाँ तक पहुँच जाते हैं और अब एक बार फिर से वो आयरन मैन सूट के अंदर है। तभी वो देखता है कि जेम्स का सूट आसमान में उड़ता हुआ कहीं जा रहा है और जेम्स से पूछता है कि सूट के अंदर तुम ही हो ना। जेम्स बताता है कि नहीं, उसके अंदर एल्ड्रिच है। टोनी स्टार्क उसका पीछा नहीं कर सकता क्योंकि उसके सूट में अभी उड़ने की पावर नहीं है। अब जेम्स और आयरन मैन मिलते हैं और इन दोनों को पता चलता है कि एल्ड्रिच का अगला निशाना यूएस के प्रेसिडेंट है। वहीं एल्ड्रिच को दिखाया जाता है जो जेम्स के सूट में प्रेसिडेंट तक पहुंच जाता है। प्रेसिडेंट को लगता है कि उसके अंदर कर्नल जेम्स है जो उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ जा रहा है, लेकिन प्लेन के अंदर पता चलता है कि उस सूट के अंदर कर्नल जेम्स नहीं बल्कि एल्ड्रिच का वो खास आदमी है जिसने पहले टोनी स्टार्क के ऊपर हमला किया था। यहाँ पर यूएस इंटेलिजेंस को पता चलता है कि प्रेसिडेंट के प्लेन पर हमला हुआ है और तभी वो देखते हैं कि आयरन पैट्रियट सूट जिसके अंदर कर्नल जेम्स को होना चाहिए था वो प्लेन के अंदर से निकल गया। सबको ये लगता है कि इसके अंदर कर्नल जेम्स हैं। वहीं आयरन मैन का सूट पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, जिसकी मदद से वो प्रेसिडेंट के प्लेन तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एल्ड्रिच का वो आदमी होता है जो कर्नल जेम्स का सूट आयरन पैट्रियट पहनकर यहाँ पर आया था, वो अभी भी प्लेन में होता है। आयरन मैन उसे मार देता है। प्लेन से बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं पर आयरन मैन उन सबको पकड़कर सुरक्षित नीचे पहुंचा देता है। तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से होती है जिससे उसका पूरा सूट बिखर जाता है। वहीं आयरन मैन के घर को दिखाया जाता है जहाँ से मलबा हटाया जाता है और वहाँ पर तहखाने का एक ढक्कन खुलता है जिसके अंदर टोनी स्टार्क के बहुत सारे आयरन मैन के सूट्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एल्ड्रिच तक कर्नल जेम्स का आयरन पैट्रियट सूट पहुंच जाता है और जब वो सूट खुलता है तो उसके अंदर प्रेसिडेंट होते हैं जिन्हें अब एल्ड्रिच ने अगवा कर लिया है। एल्ड्रिच उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें मारने की एक सही वजह चाहता था, जो वजह मुझे नहीं मिली, लेकिन अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। कल मैं तुम्हें सबके सामने मारूंगा जिसका लाइव टेलीकास्ट होगा और तुम्हारी मौत के बाद वाइस प्रेसिडेंट तुम्हारी जगह ले लेंगे। यानी कि एल्ड्रिच के साथ वाइस प्रेसिडेंट भी मिले हुए हैं। अब टोनी स्टार्क और कर्नल जेम्स यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि टोनी स्टार्क पेपर पॉट को बचाएगा और कर्नल जेम्स प्रेसिडेंट को, पर इससे पहले कि ये ऐसा करते इन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है और तभी यहाँ पर टोनी स्टार्क की आयरन मैन सूट की पूरी आर्मी आ जाती है जो ऑटो पायलट होती है। टोनी स्टार्क उन्हें ऑर्डर देता है कि सबको खत्म कर दो और वो एल्ड्रिच के सभी लोगों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर एक आयरन मैन सूट तेल के टैंक से टकराता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिस वजह से पेपर पॉट फंस जाती है। आयरन मैन उस जगह जाता है इससे पहले कि वो उसे वहाँ से निकालता। यहाँ पर एल्ड्रिच आ जाता है। एल्ड्रिच की बॉडी के अंदर भी एक्सट्रीमस है, इसीलिए लावे की तरह धधक रहा होता है और वो टोनी स्टार्क पर हमला कर देता है। और टोनी स्टार्क अपनी चालाकी से उसका एक हाथ काट देता है। उसका हाथ लावे की तरह गर्म होता है, इसीलिए वहाँ से पिघल कर नीचे गिर जाता है जिस वजह से पेपर पॉट भी वहाँ पर फंस जाती है। वो नीचे गिरने वाली होती है। टोनी स्टार्क किसी भी तरह से उसे बचाना चाहता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता और पेपर पॉट धधकती हुई आग की लपटों में गिर जाती है। इससे टोनी स्टार्क को बहुत दुख होता है
वहीं कर्नल जेम्स को दिखाया जाता है जो प्रेसिडेंट को बचाकर यहाँ से निकाल लेता है। और अब टोनी स्टार्क के सामने एक बार फिर से एल्ड्रिच आ जाता है। उसका कटा हुआ हाथ वापस आ चुका होता है और वो टोनी स्टार्क के ऊपर हमला कर देता है। टोनी स्टार्क और इसके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन एल्ड्रिच को हरा पाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन सूट को उसकी बॉडी में फिट कर देता है और उसे ब्लास्ट कर देता है, लेकिन इससे भी एल्ड्रिच नहीं मरता। और इससे पहले कि वो टोनी स्टार्क को खत्म करता, यहाँ पर पेपर पॉट आ जाती है। वो जिंदा होती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर भी एल्ड्रिच ने वही पदार्थ डाला था जो उसकी बॉडी के अंदर है, यानी कि एक्सट्रीमस। और अब उसके अंदर भी उतनी शक्तियाँ होती हैं जितनी कि एल्ड्रिच के अंदर है, और वो एल्ड्रिच को खत्म कर देती है। यहाँ पर आयरन मैन उसे दोबारा पाकर बहुत खुश होता है। वो पेपर पॉट को गले से लगा लेता है और साथ ही अपने सारे सूट्स को ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि पेपर पॉट को आयरन मैन सूट उसके आयरन मैन की ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं होती। और बहुत ही जल्द पेपर पॉट के अंदर जो एक्सट्रीमस होता है उसे पूरी तरह से स्टेबलाइज कर देता है, यानी कि अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। वहीं उसका दोस्त, उसका बॉडीगार्ड हैप्पी भी अब कोमा से बाहर आ जाता है। वाइस प्रेसिडेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद टोनी स्टार्क अपनी रिसर्च से उसके दिल के पास जो छर्रे होते हैं उन सब छर्रों को भी निकलवा देता है, यानी कि अब उसे आर्क रिएक्टर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने उसी घर के पास जाता है जो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और वो आर्क रिएक्टर को समंदर में फेंक देता है, क्योंकि अब उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जाते हुए टोनी स्टार्क कहता है, चाहे आप मुझसे सब कुछ ले लो, लेकिन एक चीज़ आप मुझसे कभी नहीं छीन सकते, और वो है मेरा अस्तित्व, यानी कि आयरन मैन। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क के सामने ब्रूस बैनर यानी कि हल्क बैठा हुआ है, और ये पूरी कहानी वो ब्रूस बैनर को सुना रहा होता है, लेकिन ब्रूस बैनर सो जाता है। और जब टोनी स्टार्क उससे पूछता है कि तुमने मेरी कहानी कहाँ तक सुनी, हल्क उसे कहता है कि मैंने 99 की उस घटना तक सुना था जब तुम पहली बार लिफ्ट में एल्ड्रिच से और माया हैंसन से मिले थे, यानी कि ब्रूस बैनर ने कुछ सुना ही नहीं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म।